नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस के इस ऐप पे आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे दोस्तों उपकरण वाला जो टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये वीडियो स्टार्ट हो गई दोस्तों। इस वीडियो के स्टार्ट होने दोस्तों जो स्टूडेंट लाइव हो गए हैं हमारे साथ, वो अपने दोस्तों को मैसेज शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़ सकें और इस चैप्टर का पूरा फायदा आप उठा सकें, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों के क्या यूज है, किस मटेरियल के बने होते हैं, किस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग में उनका वर्क है, उस प्रकार से करना, वो किस प्रकार से इनका यूज हम करते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल हम ड्राइंग शीट्स बनाने में या उनके क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जो स्टूडेंट मैसेज पहुंच गया है दोस्तों, लाइव का लिंक आपके पास आ गया है। आप कुछ कमेंट हमारे पास आते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे मन संतोष कुमार जी ने नमस्कार दिया है, गुड इवनिंग सर। मन संतोष जी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल क्लास होगी मन संतोष जी, कुछ नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से थोड़ी सी आज क्लास लेट थी। हमने क्लास स्टार्ट कर दी। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं आप इनको मैसेज करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस कंपटीशन को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको मैसेज करें ताकि वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो से जुड़ पाएं। अगला मैसेज धर्म सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग बोलते हैं। धर्म जी आप मैसेज अपने फ्रेंड्स को भी करें ताकि जल्दी से जल्दी वो जुड़ सकें और अपन ये वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले दोस्तों हम आपसे चर्चा करें कि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल करंट अपडेट है कि 10 दिन के से अंदर अंदर आपका 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। उसके बाद तुरंत CBT 2 की डेट फाइनल होने वाली है, ताकि आप बिल्कुल हमारे साथ रेगुलर बने रहें दोस्तों। हम स्टार्ट करने चलें। कुछ कमेंट आए, हमने उनको रिप्लाई किया है। आपने अपने ग्रुप में मैसेज किए होंगे कि क्लास स्टार्ट होने जा रही है, लाइव बने रहें। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ड्राइंग का जो परिचय है दोस्तों, ड्राइंग के परिचय की हम चर्चा करें तो हमने एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमारे यहां लिया कि मानव ने अपने विचारों की लिखित रूप से अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम को अपनाया वह कला ड्राइंग कहलाती है। दोस्तों हमारे मन में जो विचार आए कि हाँ हम हमारे घर की ड्राइंग जो बनाने जा रहे हैं, हमको हमारा घर बनाना है, हमको हमारा एक घर बनाना है दोस्तों। उस घर को बनाने के लिए जो हमने हमारे मन में जो कल्पना करी, हमने हमारे जो मन में कल्पना करी उसको हम कागज पे कैसे ड्रॉ करें। हमने किसी मशीन का डिजाइन तैयार करने की कोशिश करी, तो उस मशीन के डिजाइन को हम कागज पे कैसे लेके आए, तो हमारे मन के विचारों को हम कागज पे कैसे बनाएं, शीट पे कैसे बनाएं, तो इसकी जो अभिव्यक्ति है यही एक कला है दोस्तों। इसी के लिए हमने इस टॉपिक से थोड़ी सी एक संरचना को ऐड किया कि मानव ने अपने विचारों की लिखित रूप से अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम चुना वो दोस्तों कला जो है वो ड्राइंग की कहलाती है। आज भी संसार में कई ऐसी लिपियां प्रचलित हैं जिनमें अक्षरों के का स्थान सीधे ही शब्दों के लिए प्रतीक निर्धारित होता है। जैसे जो चीनी है, जो जापानी लिपीज है, वो ड्राइंग के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। दोस्तों संसार में प्रचलित अन्य लिपियों में भी अनुरूप ड्राइंग की अपनी ही एक वर्णमाला है, अपने ही अल्फाबेट्स है, अपनी ही एक विधि है, अपने ही सिंबल्स हैं, अपने ही पैटर्न है, जिस पैटर्न पे ड्राइंग को हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त एक कागज पे कर देते हैं। उस हमारे विचार जब कागज पे आते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति जिसके पास भी वो कागज जाएगा, वो उन चित्रों के माध्यम से, उन व्यूज के माध्यम, सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से बनाने वाले के विचारों को समझ पाएगा कि हाँ बनाने वाले ने जो शीट बनाई, अपने विचारों को जो कागज पे अंकित किया है, कागज पे जो बनाया है, वो दूसरा भी समझ सके। दोस्तों हम बात करें आगे, तो दोस्तों यहां पर एक हमने डायग्राम आपके सामने दिया दोस्तों। यहां पर यह कहा गया कि किसी पुर्जे या मशीन की ड्राइंग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की लाइंस का प्रयोग हम करते हैं जो ड्राइंग की लिपि, वर्णमाला और रेखाओं के लिए निर्धारित नियम की व्यवस्था करता है। दोस्तों यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को यदि हम जूम करके आपको दिखाएं, यदि हम इस डायग्राम को आपको जूम करके दिखाएं तो दोस्तों हमारे पास यहां पर दोस्तों क्या है, एक बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट हैं। देखो जब हम यहाँ पर स्केल की बात करें या हमारे पास प्लायर है, कोई बहुत सारे टूल्स हैं। अब हम इस ड्राइंग को हमारे हाथ में जो
कंपोनेंट है मशीन का, उसकी ड्राइंग यदि हमें कागज पे बनानी है तो हमें ड्राइंग का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक इसी प्रकार की एक इमेज को आपके सामने रखा कि आपके पास जो प्रेजेंट कंपोनेंट है या आपको किसी कंपोनेंट का डिजाइन करना है तो आपको कागज पे उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ताकि वर्कशॉप में जब वो शीट जाए, वर्कशॉप में जब उसका ब्लूप्रिंट जाए, तो वहां जो ट्रेंड जो कारीगर हैं, जो ट्रेंड जो कारीगर हैं, वो अच्छी से अच्छी उस ड्राइंग को समझ के, अच्छे से अच्छे ड्राइंग को समझकर उस कंपोनेंट का निर्माण करें। तो दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग को समझना, ड्राइंग को पढ़ना बहुत आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर हमने ड्राइंग उपकरण हम कौन कौन से काम में लेते हैं ड्राइंग शीट बनाने के लिए। सिलेबस में, रेलवे ने सिलेबस में आपको कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करी, कौन कौन सी सहायक सामग्री की चर्चा करी, तो हम उसके लिए चर्चा करें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो पढ़ने जाएंगे आज, तो आज हम जो पढ़ने जाएंगे दोस्तों, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राई स्क्वायर, सेट स्क्वायर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्रोटेक्टर, चांदा, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स, फ्रेंच कर्व, स्केल, पेंसिल, रबड़ और ड्राफ्टिंग मशीन्स। बहुत सारी ड्राफ्टिंग मशीन्स हैं जिनके माध्यम से हम ड्राइंग को बनाने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम में भी लिए होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जो इन इंस्ट्रूमेंट से रूबरू नहीं है। दोस्तों आज हम उनको इस वीडियो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, जिप फाइल के माध्यम से उन इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रोसेस भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनको उन इंस्ट्रूमेंट का यूज समझ में आए। दोस्तों यहाँ हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमने देखा उपकरण, और दोस्तों उपकरण के बाद हम एक छोटी सी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, या मटेरियल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ हम सामग्री की बात करते हैं कि ड्राइंग उपकरण और सामग्री दोनों चीज अलग अलग हैं। हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जो सामग्री का उपयोग किया जाता है वो दोनों अलग अलग हैं। तो उपकरण हम अलग पढ़ेंगे और सामग्री हम अलग पढ़ेंगे। सामग्री के रूप में हम देखें, मटेरियल के रूप में यदि हम देखें तो दोस्तों यहाँ ड्राइंग शीट उपकरण नहीं है, ये एक मटेरियल है जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ड्राइंग उपकरण के द्वारा ड्राइंग शीट पर कार्य करके हम हमारा कोई कार्य हमारा वर्क हम कंप्लीट करते हैं। हम एक ट्रेसिंग पेपर, उपकरण के माध्यम से ही हम ट्रेसिंग पेपर को तैयार करते हैं। हम उपकरण के माध्यम से ही ट्रेसिंग क्लॉथ, जो ट्रेसिंग का जो कपड़ा होता है, पारदर्शी जो कपड़ा होता है, ट्रांसपेरेंट जो कपड़ा होता है, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ही इन सामग्री का यूज कर पाएंगे। ड्राइंग पिंस, सेलो टेप, सैंड पेपर। तो दोस्तों एक शब्द और रह गया, शॉर्पनर और ड्राइंग इंक। तो दोस्तों ये एक एडिशनल सामग्री है, एडिशनल मटेरियल है, जो कि उपकरण की श्रेणी में नहीं आता। ये सभी जो मटेरियल हैं दोस्तों, ये आपके सामने जो मटेरियल मैंने आपको दिखाए, जो नाम आपके सामने दिए दोस्तों, ये सभी मटेरियल में आते हैं। इंस्ट्रूमेंट अलग हैं जो भी हमने देखा। फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको इंस्ट्रूमेंट से रूबरू करा दूं, इंस्ट्रूमेंट के नाम मैं आपको यदि दे दें तो दोस्तों यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक लिस्ट अलग है, और हमारे उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो सहायक मटेरियल उपकरण यूज होगा उसकी एक लिस्ट अलग है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज हम दोनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम दोस्तों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, और ड्राइंग का जो मटेरियल्स है, ड्राइंग शीट को बनाने के लिए, ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो उपयोग में लाते हैं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। हम यदि दोस्तों आगे चलें तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों ड्राइंग बोर्ड। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड जो है हमारी ड्राइंग विभाग का एक सबसे बेस कंपोनेंट है। हम इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हमारी जो शीट है, हर साइज की शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगाकर, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी साइज की शीट को ड्राइंग बोर्ड पे क्लिप्स के माध्यम से लगाकर, ड्राइंग पिन्स के माध्यम से लगाकर, सेलो या एब्रो टेप के माध्यम से लगाकर हम ड्राइंग बोर्ड पे पहले शीट को एक बिल्कुल सीध में, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समानांतर स्थित करते हैं, बिल्कुल स्थिर करते हैं, ताकि वो शीट कार्य करते समय हिले नहीं। दोस्तों ये आपको एक ड्राइंग बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि लकड़ी का होता है। दोस्तों लकड़ी एक बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी होगी, स्टेबलाइज की होती है। उसका स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि उसको पहले से ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसमें कोई बेंड नहीं आए, मौसम के अनुसार उसमें कोई बेंड नहीं आए, इसलिए उसकी सीजनिंग की जाती है। वुड ऑफ सीजनिंग का एक टॉपिक है, वुड ऑफ सीजनिंग की लकड़ी की सीजनिंग कैसे की जाती है, क्योंकि जब पेड़ से हमें सीधी लकड़ी प्राप्त होती है तो उसके अंदर जो रस होता है, उसके अंदर जो उसका जो रस होता है वो उस जैसे जैसे रस सूखता है वैसे वैसे लकड़ी में बैंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो सीजनिंग के माध्यम से हम उस लकड़ी की जो नमी है उसको सुखाते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है सीजनिंग के। हम सीजनिंग के माध्यम से लकड़ी की नमी को सुखाने के बाद ही हम ड्राइंग बोर्ड का निर्माण करते हैं। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड में बहुत ये पट्टियां होती है दोस्तों। इन पट्टियों को बैटन के माध्यम से, ये जो पट्टियां आपको दिखाई दे रही हैं,
इन पट्टियों दोस्तों एक बैटन के माध्यम से, बैटन पे स्क्रू लगाकर हम फिक्स करते हैं ताकि ये बिल्कुल स्थिर हो सके, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बोर्ड आपका बन सके। हमारे पास दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हम यदि कमेंट, अरविंद एक बार साउंड चेक करना। कुछ कमेंट बच्चों के आ रहे हैं, मनदीप जी कह रहे हैं कि नो वॉइस। मनसुख जी वॉइस आ रही है शायद, आप मुझे कमेंट करके बताएं वॉइस आ रही है अभी या वॉइस कम आ रही है। हेलो, क्या वॉइस पूरी आ रही है? कोई जो जो स्टूडेंट लाइव है एक बार चैट बॉक्स से मैसेज करें कि क्या आपको प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है। कमेंट में अभी हमारे पास वॉइस कम आ रही है, हमारे पास लिखा आ रहा है वॉइस कम आ रही है। अरविंद एक बार वॉइस चेक करें। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। हो सकता है उस समय थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अभी ALP केयर फ्रॉम का एक मैसेज है 1.7 एक स्टूडेंट है, अब कहने आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, बहुत ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये जो लकड़ी है इसको हम प्रॉपर सीजनिंग के माध्यम से हम तैयार करते हैं ताकि इसमें बैंड नहीं आए, लंबे समय तक इसमें बैंड नहीं आए, इसलिए इसकी पहले की वुड सीजनिंग की जाती है। अब हम दोस्तों बात करें, इसकी थ्योरी की बात करें तो दोस्तों अभी हम इसकी साइज की भी चर्चा करेंगे। ड्राइंग बोर्ड हमारे पास कितने साइज के होते हैं, किस किस साइज के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध होते हैं, इनका साइज क्या होता है, वो सभी हम सभी टॉपिक पे धीरे धीरे आएंगे दोस्तों। अभी हम बात करें ड्राइंग बोर्ड को, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए ड्राइंग शीट को जिस उपकरण पर क्लिप किया जाता है, क्लैंप किया जाता है, स्थिर किया जाता है, वह ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि ड्राइंग बनाने के लिए, दोस्तों ड्राइंग बनाने के लिए जिस शीट का उपयोग किया जाता है, ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट को जिस उपकरण पर क्लिप किया जाता है, क्लैंप किया जाता है, स्थिर किया जाता है, वो ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। तो अब दोस्तों हम बात करें, यह अब ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी कौन सी होती है दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग मटेरियल लिखा होता है, बहुत सारी लकड़ियों के नाम यहाँ दिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लकड़ी है जिसको हमने यहाँ कई कई लकड़ियों को शामिल किया दोस्तों। उसमें हम देखें दोस्तों, यहाँ हम बात करें कैल की लकड़ी, एक पेड़ होता है कैल का, उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, झड़ती नहीं है, उसके रेशे नहीं झड़ते लंबे समय तक, उसके रेशे नहीं झड़ते, कोने नहीं झड़ते। एक जैतून की लकड़ी होती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, वो झड़ती नहीं है और उसमें बेंड नहीं आता। हम यहाँ ऑक की लकड़ी भी ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए काम में लेते हैं। एक आबनूस भी होता है, नूस होता है कि नोस होता है, एक आबनूस की लकड़ी भी आती है दोस्तों। यहाँ पर यदि पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस किस पेड़ की या किस किस्म की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ हम कैल की लकड़ी, जैतून की लकड़ी, ओक की लकड़ी या आबनूस की लकड़ी का ऑप्शन सही मानते हैं। कई किताबों में उसको कई और भी लकड़ियों के नाम दे देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि कैल, जैतून, ओक और आबनूस की लकड़ी के द्वारा इसके बनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें कि इसके एक किनारे पे काले, दोस्तों ये बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। इसके एक किनारे पर काले रंग की समतल लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है जिसे एबोनी कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करें, यहां आपको जो लाल पट्टी दिखाई दे रही है, मैं इसको ग्रीन कर रहा हूं दोस्तों, यहां ये जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लकड़ी का जो ये बोर्ड का जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैंने देखो इसको मार्क किया दोस्तों। यहां पर जो ब्लैक कलर की जो लकड़ी लगाई जाती है इसको एबोनी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है दोस्तों? एबोनी बोला जाता है। ये एबोनी जो है इसकी किनार पे चारों तरफ लगाई जाती है ताकि इसकी जो किनार है ये टूटे नहीं, जड़े नहीं, और एक प्रतीत जो लुकिंग है वो अच्छी हो। तो इस लकड़ी को ये जो इस बोर्ड के साथ जो लकड़ी लगी होती है, इसको जो पट्टी लगी होती है, बैटन जिसको बोलते हैं, या जिसको एक टेप के माध्यम से भी हम इसको रोक सकते हैं, इसको एबोनी कहा जाता है दोस्तों। एबोनी कहा जाता है। इस पट्टी की हम चर्चा करें तो दोस्तों इस पट्टी के सारे टी स्क्वायर ऊपर नीचे सरका कर ड्राइंग बोर्ड पर समानांतर क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। अब दोस्तों हम एक जिप फाइल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यहां पर ये जो एबोनी लगी होती है ये एक समतल सतह प्रदान करती है। समतल सतह जब प्रदान करेगी तो आसानी से जो टी स्क्वायर है वो स्लाइड कर जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि बोर्ड को जब हम काम में लेते हैं तो इसके कोने हल्के से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं,
कोने झड़ जाते हैं, या बच्चे जब काम करते हैं तो वो बच्चे जो थंब से, अपने नेल से उस लकड़ी का बोर्ड को कुरचने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उस कुरचने से इसकी सरफेस खराब हो जाती है, लकड़ी झड़ जाती है, कोने हल्के इसके किनारे पे गड्ढे पड़ जाते हैं। उन किनारों को नहीं होने से रोकने के लिए, किनारों को बनने से रोकने से पहले ही हम यहाँ पर एबोनी लगा देते हैं दोस्तों। एबोनी को सेट कर देते हैं। एबोनी सेट करने के बाद ब्लैक कलर की एबोनी सेट कर देते हैं। ये यहाँ पर ब्लैक कलर की एबोनी सेट कर देते हैं। अब एबोनी सेट करने पर एक हमें समतल सतह बिल्कुल मिलती है। समतल सतह मिलते ही हमारा जो टी स्क्वायर है वो प्रॉपर वर्क करता है, आसानी से स्लाइड कर जाता है, टी स्क्वायर में एरर नहीं आती। तो दोस्तों हम यदि अब चर्चा करें तो दोस्तों यहां पर अब कुछ एक एनिमेशन के माध्यम से आपको हम दिखाएं। तो दोस्तों ये एक बोर्ड है, हमने इस बोर्ड पर 2 क्लिप के माध्यम से ड्राइंग शीट को स्थिर किया। और दोस्तों एबोनी देखो, आपको ड्राइंग बोर्ड का जो बॉर्डर है, मैं पेन लगा रहा हूं, ड्राइंग बोर्ड का बॉर्डर ब्लैक है। यदि आपको इसको जूम करके दिखाएं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर बोर्ड का जो कोना है ये ब्लैक है। इस ब्लैक को एबोनी कहा गया, और इस एबोनी के माध्यम से दोस्तों जो टी स्क्वायर है ये आराम से ऊपर और नीचे स्लाइड करेगा, और पेंसिल के माध्यम से हम समानांतर लाइन खींच सकते हैं। अब जब सेट स्क्वायर इस डायरेक्शन में है तो यहां पैरेलल लाइन खींचेगा, जब ये टी स्क्वायर यहां लगाया जाएगा तो ये वर्टिकल लाइन खींचेगा। तो ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, समानांतर और लंबवत लाइन खींचने के लिए हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम, इस जिप फाइल के माध्यम से आपको क्लियर हुआ। दोबारा से हम इस जिप फाइल को चला के देखते हैं दोस्तों। ये देखें, आपके सामने ये जिप फाइल वर्क कर रही है। देखो, अब एक टी स्क्वायर को स्लाइड किया, पेंसिल से हमने लाइन खींची, लाइन समानांतर आ रही है। हमने फिर टी स्क्वायर को नीचे किया, फिर समानांतर लाइन खींची है। अब यदि इस टी स्क्वायर की पोजीशन वर्टिकल कर दें तो ये टी स्क्वायर इस पोजीशन में स्लाइड करेगा, तो लाइन वर्टिकल खींचेगी। तो दोस्तों यहां पर हमने इस क्लिप, एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट और टी स्क्वायर और क्लिप्स का यूज बताया। यहां पर हमने इसको नॉमिनेट भी कर रखा है, क्लिप्स कहाँ है, ड्राइंग बोर्ड कहाँ है, टी स्क्वायर कहाँ है। तो दोस्तों ये एक क्लिप के माध्यम से आपको ड्राइंग बोर्ड का यूज समझ में आया कि ड्राइंग बोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसकी एक लाइन पढ़ते हैं। सामान्य ड्राइंग बोर्ड को एक स्टैंड पर लगाकर उपयोग में लाया जाता है, जिसे उसे किसी सुविधा के कोण पर झुकाकर उपयोग में ला सके। इस कोण का नॉर्मल जो कोण है लगभग 20 डिग्री के आसपास रखा जाता है। हम दोस्तों अब इसको आपको क्लियर करें कि ड्राइंग बोर्ड को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रखते, बिल्कुल समतल नहीं रखते। हम ड्राइंग बोर्ड को हल्का सा 20 डिग्री पर उठा कर रखते हैं, लगभग 20 डिग्री उठा के रखते हैं कि आसानी से ड्राइंग शीट पर काम कर सकें। तो इसका जो झुकाव कोण है लगभग 20 डिग्री है, कोई एक्यूरेट नहीं है कि फिक्स इतना ही होता है। लगभग हम 20 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री के आसपास इसको हम रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड का जो झुकाव है वो बहुत जरूरी है। ये 20 अंश पर, 20 डिग्री पर इसको झुकाया जाता है। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि ड्राइंग बोर्ड हमारे पास किस साइज के मिलते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड जो है हमारी वर्कशॉप में 4 साइज के हमें ड्राइंग बोर्ड मिलते हैं, D0, D1, D2 और D3। हम दोस्तों इसकी चर्चा करें आपसे तो किसी बुक में, बहुत सारी बुक में ड्राइंग बोर्ड को जो डिनोट किया वो D से डिनोट किया, और कुछ किताबों के अंदर जो ड्राइंग बोर्ड को डिनोट कर रखा है वो A से डिनोट कर रखा है, A0, A1, A2 और A3। और बहुत सारी किताबों में इसको D0, D1, D2 और D3 से डिनोट कर रखा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। यदि D भी आ जाए और A भी आ जाए तो वो आपको समझ में आना चाहिए ड्राइंग के बोर्ड से रिलेटेड है। तो D0, A0, D1, A1, D2, A2, D3, A3 दोनों समान ही हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करें, अब हम साइज की चर्चा करें तो दोस्तों D0 का जो ड्राइंग बोर्ड है ये सबसे बड़ा साइज का ड्राइंग बोर्ड होता है। इसका जो साइज है दोस्तों, अब इसके साइज की हम चर्चा करें तो इसकी साइज की चर्चा करें, 1500 mm लंबा होता है दोस्तों, 1000 mm चौड़ा होता है, और इसकी जो मोटाई होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों 25 mm।
मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं, इसकी जो मोटाई होती है दोस्तों कितने mm होती है, 25 mm होती है दोस्तों। तो अब हम इसकी बात करें दोस्तों, ये जो आपकी लंबाई है ये होगी दोस्तों 1500 mm, और ये दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है ये होगी दोस्तों 1000 mm, और दोस्तों इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 25 mm। तो दोस्तों D0 या A0 का जो साइज है वो आपका 1500 गुना 1000 गुना मैं यही लिख देता हूं, ये होगा दोस्तों 25 mm। ये सभी जो मेजरमेंट है दोस्तों इन mm के अंदर है, यहां पर लिखा हुआ है लेंथ एंड विड्थ, लंबाई और चौड़ाई mm के अंदर है। अब दोस्तों हम बात करें D1 साइज की, तो दोस्तों D1 का जो साइज है वो 1000 गुना 700 गुना 25 mm, 25 mm। दोस्तों हमने यहाँ टेबल उसी हिसाब से सेट की है कि साइज क्यों दोस्तों, मोटाई अलग अलग होती है, ड्राइंग बोर्ड की मोटाई दो जो साइज है D0 D1 दोनों के साइज मोटाई सेम होगी, और D2 और D3 की मोटाई अलग अलग होगी, अभी हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों जो दूसरा जो ड्राइंग बोर्ड आएगा D1 वो थोड़ा सा D0 से छोटा आएगा, तो दोस्तों आपको साइज भी समझ में आ रहा है, 1000 गुना 700 गुना 25 mm। इसको हम A1 से भी डिनोट करते हैं। अब दोस्तों हम तीसरे साइज की गणना करें तो तीसरा साइज है दोस्तों आपका D2 का जो साइज है दोस्तों वो है 700 mm गुना 500 mm गुना 15 mm मल्टीप्लाई 15 mm। दोस्तों इसका जो साइज है वो दोस्तों 700 गुना 500 गुना 15 mm है, इसको हम A2 से भी डिनोट करते हैं। अब दोस्तों हम बात करें D3 साइज की, तो दोस्तों D3 का जो साइज है वो 500 गुना 500, इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो 15 mm होती है, इसको हम A3 से भी डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास 4 साइज के जो ड्राइंग बोर्ड मिलते हैं, D0 D1 D2 और D3, हम इसको A0 A1 A2 और A3 से भी डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ कि आपका ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है 4 साइज में मिलते हैं, और हम इसके साइज को कैसे कैलकुलेट करके, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, और यही D0 D1 D2 D3 है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे बड़ा साइज कौन सा है, D0 साइज सबसे बड़ा है, निम्न में से सबसे छोटा साइज कौन सा है, D3 का साइज सबसे छोटा होगा। हम दोस्तों डायरेक्ट आपसे मेजरमेंट भी पूछ सकता है, निम्न में से D0 का साइज है, निम्न में से D2 का साइज है, तो आपको ये साइज याद रखने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों याद रखने का तरीका क्या है, देखो दोस्तों ये क्रॉस में चलता है 700 700 500 500, ये आप थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे चलें। अब दोस्तों यहां पर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो है टी स्क्वायर। अभी हमने एक जिप फाइल में आपको टी स्क्वायर की स्लाइडिंग दिखाई, हम यहां पर आपको 2 टी स्क्वायर आपके सामने है दोस्तों। एक टी स्क्वायर हमारे पास वो है जिसमें लकड़ी की ब्लेड लगी हुई है, लकड़ी का स्केल लगा हुआ है, देखो दोस्तों ये लकड़ी का स्केल है, और ये स्क्रू के माध्यम से या रिवेट के माध्यम से इसको एक इसके फ्रेम के साथ सेट कर दिया जाता है। दोस्तों ये इसका फ्रेम हो गया, इसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री टी स्क्वायर जो है 90 डिग्री ब्लेड के साथ, स्टॉक के साथ, दोस्तों इसको कहा जाएगा STOCK स्टॉक, और इसको बोला जाएगा दोस्तों ब्लेड BLADE ब्लेड। तो दोस्तों ये टी स्क्वायर की स्टॉक है और ये टी स्क्वायर की ब्लेड है, और दोनों एंगल पे दोनों 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों हम टी स्क्वायर को बनाने के लिए लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। पेपर के अंदर पूछा जाता है कि टी स्क्वायर की ब्लेड निम्न में से किस मटेरियल की बनी होती है। तो दोस्तों टी स्क्वायर की जो ब्लेड है वो लकड़ी की या प्लास्टिक की या एक्रेलिक की बनाई जाती है, ताकि शीट पर खरोंच या निशान नहीं आए। यदि हम दोस्तों इसको मेटल का बनाएंगे तो शीट के कटने की संभावना है, क्योंकि ये बार बार शीट पे स्लाइड करेगा। जब ये बार बार शीट पे स्लाइड करेगा और ये मेटल का होगा तो दोस्तों उस मेटल में हल्की सी बेंडनेस आएगी, क्योंकि वो स्प्रिंग, हल्का सा स्प्रिंग स्टील के गुण का होगा, और वो शीट को काटने की, शार्प एज जो है शीट को काटने की प्रवृत्ति रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो मटेरियल की बात करते हैं, लकड़ी और एक्रेलिक या प्लास्टिक का हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आप देखें तो 4 स्क्रू के माध्यम से हमने इस ब्लेड को सेट किया। अब ब्लेड की यदि हम गणना करें तो दोस्तों ऊपर जो है सेंटीमीटर या और mm के अंकन होता है, मैट्रिक प्रणाली का अंकन होता है, और नीचे हम देखें तो दोस्तों इंचेस का अंकन होता है। नीचे क्या होता है दोस्तों, इंचेस का अंकन होता है। तो स्केल पर दोनों साइज के अंकन होते हैं। हो सकता है दोस्तों मार्केट में जो टी स्क्वायर उपलब्ध है, जैसे एक में तो आपको यहाँ कोई अंकन दिखाई नहीं दे रहा और दूसरे में आपको अंकन दिखाई दे रहा है। दोस्तों जहां पर
लकड़ी वाला टी स्क्वायर है, हो सकता है इस पर अंकन नहीं हो, तो मार्केट में उपलब्धता कैसी भी हो सकती है, हमारी जरूरत के हिसाब से जैसा चाहे वैसा परचेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये फंडा क्लियर हुआ कि टी स्क्वायर जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, स्टॉक और ब्लेड के बीच में जो 90 डिग्री का कोण है पैरेलल लाइन खींचने का कार्य करता है, बेस सिरे से समानांतर रेखाएं खींचने का कार्य टी स्क्वायर का है। दोस्तों हम इसकी थ्योरी की बात करें, ड्राइंग शीट पर चित्र बनाते समय समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, टी स्क्वायर कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करें, ये अंग्रेजी के टी आकार का बना होता है, यदि हम इसको वर्टिकल कर दें, यदि हम इसको खड़ा कर दें तो इसकी जो आकृति है टी आकार की जैसी होगी, इसीलिए इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया, टी स्क्वायर रखा गया। अब दोस्तों इसकी हम बात करें, इसका जो लकड़ी है दोस्तों, इसकी जो सागौन की लकड़ी का ये जनरली बनाया जाता है। इसकी जो ब्लेड है दोस्तों सागौन की लकड़ी की बनाई जाती है। ब्लेड सॉफ्ट नहीं होती, ब्लेड की जो लकड़ी है सागवान की लकड़ी होती है, सागौन की लकड़ी होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, स्टेबल होती है, ये जल्दी से झड़ती नहीं है, इसके किनारे नहीं टूटते, और ये स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है, मजबूत लकड़ी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हम बात करें दोस्तों, इसमें एक स्टॉक और ब्लेड होता है, अभी हमने इसको चित्र के माध्यम से भी समझा। अब हम बात करें दोस्तों एक जिप फाइल की, तो दोस्तों जिप फाइल में भी मैं अभी वही जिप फाइल है, मैंने यहाँ टी स्क्वायर का यूज आपको समझाने के लिए इस जिप फाइल का प्रयोग किया। देखो दोस्तों इस टी स्क्वायर का यूज क्या है, ये बेस सिरे से समानांतर, आपने जो बेस सिरा बना रखा है इससे समानांतर लाइन शीट पर बनाने का काम इस टी स्क्वायर का है। अब इस टी स्क्वायर की पोजीशन आप दूसरे एज पर कर देंगे, इस वर्टिकल एज के हटाकर आप इस हॉरिजॉन्टल एज पे कर देंगे, तो ये जो टी स्क्वायर है ये वर्टिकल रेखाएं डाल देगा। तो ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, समानांतर और लंबवत रेखाएं यदि आपको खींचनी है तो हम यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड शीट के साथ टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे हम चर्चा करें, ब्लेड को स्टॉक पे ठीक 90 डिग्री पर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर सेट कर दिया जाता है, कस दिया जाता है, स्क्रू के माध्यम से, रिवेट के माध्यम से सेट कर दिया जाता है। ब्लेड के एक किनारे पर एबोनाइट की काले रंग की पट्टी लगी होती है। देखो ये हमने अभी बताया कि इसके ब्लेड के किनारे पर भी एबोनाइट की पट्टी लगी होती है, एबोनी जिसको बोलते हैं, एबोनाइट की पट्टी लगी होती है, क्योंकि इसके जो किनारा है ये घिसे नहीं, ये झड़े नहीं, एक बिल्कुल समतल सतह, एक बिल्कुल स्मूथ सतह आपको मिलती रहे, तो एबोनाइट की एक काले रंग की सीधी पट्टी लगाई जाती है। इस पट्टी के सारे रेखाएं खींचने पेंसिल को चलाया जाता है। यहाँ पर भी देखो दोस्तों इस प्रकार की एक एबोनाइट लगाई जाती है, बिल्कुल सीधी होती है, आसानी से आप पेंसिल से सीधी लाइन खींच सकते हैं, एक समतल सतह आपको मिलती है। तो दोस्तों ये जो पट्टी है पारदर्शी प्लास्टिक या लकड़ी दोनों से बनाई जाती है। ब्लेड की लंबाई, हाँ दोस्तों ये खास बात है कि टी स्क्वायर का साइज हमें कहां से मिलता है, तो दोस्तों ये 45 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर, 4 इंच से लेके 4 इंच से लेके दोस्तों ये आपका हो गया 12 इंच से भी ज्यादा लंबाई के आपको टी स्क्वायर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अब दोस्तों आगे चले हम, तो दोस्तों यहां पर हमारे पास तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट आया ड्राइंग का वो है दोस्तों सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर को समझने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले आपको सेट स्क्वायर के चित्र से रूबरू कराएं। तो दोस्तों यहां पर एक दो सेट स्क्वायर, दोस्तों ये सेट में मिलता है, ये जो सेट स्क्वायर दोस्तों लकड़ी का भी मिलता है मार्केट में, और ये एक्रेलिक का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है। प्लास्टिक अच्छी किस्म की प्लास्टिक का आता है, एक इसका ब्रांड बहुत अच्छा है दोस्तों, एक के नाम है, मेरे नाम इसका याद नहीं आ रहा, एक अच्छे ब्रांड का आता है, उसका जैसे मेरे नाम याद आएगा तो मैं आपको जरूर आपको इसका नाम, एरास्लर, हाँ नाम याद आया कि जो सेट स्क्वायर है एरास्लर कंपनी के बहुत अच्छे आते हैं। उनकी जो प्लास्टिक है वो बहुत इतनी बढ़िया आती है कि लंबे समय तक वो बेंड नहीं होती, उसमें कोई मुड़ाव नहीं आता। तो एरास्लर कंपनी के जो सेट स्क्वायर हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अब दोस्तों हम बात करें इस सेट स्क्वायर की, तो इस सेट स्क्वायर में दो पेयर मिलते हैं दोस्तों। हम यदि दोनों पेयर पे चर्चा करते हैं, पहला पेयर आपका ये है, मैं इस पे नंबर डाल देता हूं, 1 नंबर पेयर ये है, कलर आपको दिखाई दे रहा है या मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं कलर। 1 नंबर का पेयर आपका ये है और 2 नंबर का पेयर ये है दोस्तों। अब 1 नंबर के पेयर की बात करें तो दोस्तों यहां ये जो कोण है, दोस्तों ये 90 डिग्री होता है। सेट स्क्वायर का एक पेयर जिसमें चांदा बना होता है,
एक प्रोटेक्टर बना होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण दोस्तों 45 डिग्री के होते हैं। हमने अभी दो जो वीडियोस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई, उसमें सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस थे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, वो सॉल्व कराए थे, वहां भी हमने इस टॉपिक को समझाया था। मैं दोबारा इस टॉपिक को समझा रहा हूं। आपको ये एंगल याद रखना बहुत जरूरी है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है और दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। ये दूसरा जो सेट स्क्वायर है, दूसरे सेट स्क्वायर में दोस्तों एक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण दोस्तों जो पतली शार्प एज वाला है वो 30 डिग्री का होता है, और ये जो 90 के अपोजिट है दोस्तों, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का होता है। तो दोनों सेट स्क्वायर में दोस्तों कोण सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। पेपर के अंदर इनकी जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है वो इसी दोनों सेट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन लगाकर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट स्क्वायर के में कौन से सेट स्क्वायर के पेयर का कोण कितने कितने डिग्री होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 90 डिग्री होता है दोस्तों, एक 45 और एक 45। जैसे आप इसको पहचानेंगे, चांदे में जो 90 आएगा, देखो दोस्तों याद रखने की ट्रिक क्या है कि जब आप इस सेट स्क्वायर को हाथ में लेंगे या इस सेट स्क्वायर का चित्र देखेंगे तो यहां आपको प्रोटेक्टर में 90 डिग्री दिखाई देगा। जब 90 डिग्री दिखाई देगा तो उसके सीध वाला जो कोण है ये 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री हो गया और दोनों साइड का कोण 45 90 और दोनों को जोड़ेंगे तो 180। अब हम बात करें इसकी, तो ये 90 है, ये समकोण है 90। अब हम बचा 90 को दो पार्ट में बांट दें, एक कोण कम है तो इसको 30 कर दिया, एक कोण ज्यादा है तो इसको 60 कर दिया। तो दोस्तों सेट स्क्वायर को मैं आपको समझा पाया अच्छे से। अब दोस्तों एक जिप फाइल आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो जिप फाइल में दोस्तों सेट स्क्वायर का जो यूज है, सेट स्क्वायर की जो टी स्क्वायर के माध्यम से जो उसकी जो मोशन है, हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखो हम 60 डिग्री पे या 45 डिग्री पे जितने भी एंगल पे आपको रेखाएं खींचनी है तो आप इस प्रकार से सेट स्क्वायर को लगा के पैरेलल लाइन किसी निश्चित एंगल पर खींच सकते हैं, जिस एंगल का आप सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं। यानी 30 डिग्री की पैरेलल लाइंस, 60 डिग्री की पैरेलल लाइंस, या 90 डिग्री की पैरेलल लाइंस, या 45 डिग्री की पैरेलल लाइंस सेट स्क्वायर के माध्यम से खींची जा सकती है। जैसा बेस सिरा, यदि बेस सिरा बिल्कुल समानांतर है तो आप आसानी से वहां पर उतने ही डिग्री की समानांतर लाइनें खींच सकते हैं। देखो जिप फाइल में आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम सेट स्क्वायर को एक टी स्क्वायर बिल्कुल समानांतर सरफेस देकर हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस खींच रहे हैं, जितने भी एंगल पर बन जाएंगी, क्योंकि जिस सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे उसी सेट स्क्वायर की उसी कोण की समानांतर लाइनें खिंच जाएंगी। दोस्तों क्लियर हुआ आपका? अब हम इसकी थ्योरी पे चर्चा करते हैं। अब हम दोस्तों इसकी थ्योरी की बात करें तो ड्राइंग शीट पर चित्र बनाते समय समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के में प्रयोग आने वाला जो सबसे उपयोगी जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, वो आपका सेट स्क्वायर ही है। सेट स्क्वायर है, ये इंस्ट्रूमेंट सेट स्क्वायर कहलाता है। कुछ कमेंट आए हुए हैं। एबोनी एक आईपीएल फ्रेम करके 1.7 m एबोनी एज बता रहे हैं। हाँ मैं इस पे चर्चा कर चुका ना, एबोनी एज बनाते हैं। एक अभी एक आया वीरेंद्र भाटी जी कह रहे हैं कि इसकी लकड़ी, इसका मटेरियल क्या है। एक मैसेज इन्हें डिलीट किया। और मन संतोष जी D3 का साइज जो कह रहे हैं 500 गुना 350 इंटू 15। हाँ मन संतोष जी वो जो स्लाइड थी उसमें 500 गुना 350 इंटू 15 mm में है, वो 15 mm है उसका जो साइज है। D3 का जो सबसे जो छोटा ड्राइंग बोर्ड है वो 500 गुना 350 इंटू 15 mm है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलें तो यह दो सेट के रूप में मिलता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी सेलुलाइड शीट का बना। पेपर में पूछते हैं कि सेट स्क्वायर का जो मटेरियल है वो किस प्रकार का मटेरियल है। तो दोस्तों सेट स्क्वायर का जो मटेरियल है प्लास्टिक होता है और सेलुलाइड शीट के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। अब हम दोस्तों इस पे और आगे चर्चा करें तो दोस्तों ये कहते हैं कि सेट स्क्वायर में जो एक सेट है, एक पेयर जो है, उस पेयर का जो कोण है दोस्तों, जो भी हमने आपसे चर्चा करी, वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण पे होता है। और दूसरा जो सेट स्क्वायर में उसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण पे होते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अतिरिक्त इसके द्वारा किसी भी कोण पर झुकी हुई रेखाएं हम खींच सकते हैं। हम सेट स्क्वायर को जितने डिग्री पर सेट करेंगे, बेस सिरा जितने डिग्री पर सेट करेंगे, हम दूसरे सेट स्क्वायर को लगाकर उसी उतने ही डिग्री की समानांतर रेखाएं रेगुलर खींच सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करें
इंक बो के द्वारा शाही से रेखाएं खींचने सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्देश्य सेट स्क्वायर के किनारों को बेवल कर दिया जाता है, जिससे कि शाही को क्लियरेंस मिल सके और वे फैले नहीं। दोस्तों खास बात क्या है कि जो आपका सेट स्क्वायर है, उस सेट स्क्वायर की जो सरफेस, उसकी जो जो किनारा है वो बेवल होता है, एक पतली नोक के रूप में, पतली धार के रूप में बनाते हैं कि जो बोइंग है या पेंसिल को हम जब चलाते हैं तो आसानी से पेंसिल बिल्कुल पतली शार्प लाइन खींची जा सके, पतली रेखाएं खींची जा सके। इसलिए सेट स्क्वायर के सभी किनारों को शार्प एज में बनाया, बिल्कुल ढलवा बनाया जाता है। अभी हम इसको जूम करके आपको दिखाएं हम किस एज की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आपका जो एज है, ये जो किनारा है दोस्तों, जो जहां मैं लाइन बना रहा हूं, ये जो किनारा है ये पतला बेवल होता है। यहाँ ये देखो दोस्तों, ये मोटा मिलेगा, यहां तक की ये मोटाई मिलेगी, ये मोटा मिलेगा, बाकी नीचे ये पतला मिलेगा, चाकू की तरह मिलेगा। जैसे चाकू जो आपकी जो कुल्हाड़ी है ऊपर मोटी होती है, धार उसकी पतली चली जाती है। जैसे तलवार भी आप देखें तो एक तलवार का एक किनारा मोटा होता है और धार की तरफ वो पतला होता चला जाता है। तो दोस्तों ये जो एज है ये बिल्कुल चाकू नुमा, बिल्कुल पतला पहना होता है, लेकिन ऊपर से ढलवा होता है, एक तरफ ढलवा होता है, दोनों साइड ढलवा नहीं होता। ये चीजल की तरह दोनों साइड ढलवा नहीं होता, वन साइड ढलवा होता है, नीचे से तो बिल्कुल सपाट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। इसका ऊपर का किनारा ही ढलवा होता है, ऊपर का किनारा ही बेवल होता है, नीचे का किनारा बेवल नहीं होता। अब हम दोस्तों आगे चलें। तो दोस्तों यहां पर हमने सेट स्क्वायर के लिए दो एनिमेशन वीडियो आपके सामने रखी दोस्तों। यहां हम इस क्लिप के माध्यम से आपको समझाएं कि ड्राइंग बोर्ड पर शीट को देखो, एक ड्राइंग बोर्ड है, उस ड्राइंग बोर्ड पर हमने दो क्लिप के माध्यम से एक ड्राइंग शीट को स्थिर किया, और जैसे हमने ड्राइंग शीट को स्थिर किया तो हमारे पास नीचे एक टी स्क्वायर है जो कि एक समतल सतह हमें प्रदान कर देगा। टी स्क्वायर ने एक समतल सतह प्रदान करी, और हमने आइसोमेट्रिक बनाने के लिए, 30 डिग्री वाला आइसोमेट्रिक बनाने के लिए एक सेट स्क्वायर का प्रयोग किया, जो 30 डिग्री वाले कोण को लगाकर हमने 30 डिग्री पर लाइनें खींची। हम इस प्रकार से सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, टी स्क्वायर के माध्यम से, या दोनों सेट स्क्वायर को जोड़कर हम उसका यूज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इस स्लाइड की बात करें तो इस एनिमेशन में भी हमने पहले भी इस एनिमेशन को आपको दिखाया कि टी स्क्वायर एक समतल सतह ही दे रहा है, और हमने दोस्तों देखो दोनों टी स्क्वायर, हमने दोनों चित्रों के माध्यम से दोनों सेट स्क्वायर को अलग अलग आपको समझाया कि दोनों सेट स्क्वायर अलग अलग किस प्रकार से कार्य करेंगे। दोस्तों आगे हम चलें तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। दोस्तों यहां हमने एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित किया। इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दोस्तों सिर्फ कंपास, डिवाइडर्स ही हैं। हमने पेंसिल वाला, इरेजर वाला, बच्चों वाला बॉक्स को यूज नहीं किया। हमने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो पर्टिकुलर बॉक्स जो यूज आता है वो सिर्फ कंपास को रखने के लिए, आपके डिवाइडर्स और कंपास को रखने के लिए ही सबसे ज्यादा उपयोगी आता है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग अपने अपने बॉक्स में आएंगे। स्टील आपका जो रूल है वो अलग बॉक्स में आएगा, आपका सेट स्क्वायर है जो अलग बॉक्स में आएगा, आपका टी स्क्वायर है वो अलग बॉक्स में आएगा, आपका मिनी ड्राफ्टर है वो अलग बॉक्स में आएगा, आपके पेंसिल्स अलग बॉक्स में आएंगी। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ड्राइंग बॉक्स जिसको बोला गया, ये कंपास का एक सेट है। यहाँ पे छोटे से बड़े साइज के बहुत सारे कंपास, डिवाइडर्स का सेटअप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। चित्र को यदि मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो पेंसिल की लीड है 0.5 mm मोटी पेंसिल की लीड, यहाँ हम इन प्रकार में लगाकर हम सर्किल बनाने का, वृत्त बनाने का काम कर सकते हैं, चाप काटने का कार्य कर सकते हैं, हम रेखा का समद्विभाजन यहाँ कर सकते हैं, हम किसी कोण की मार्किंग, हम किसी कोण का निर्माण हम कंपास के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ड्राइंग बॉक्स है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करे गए। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करें उसकी विभिन्न प्रकार के, अब ये इसकी थ्योरी क्या कहती है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने के लिए, 90 डिग्री के कई कोण बनाने के लिए उनके उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण एक सेट में मिलते हैं, उस पूरे सेट में इंस्ट्रूमेंटों को सेट कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये उपकरण कौन कौन से हैं, हम इन बात करें कि इस बॉक्स में कौन कौन से उपकरण रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहां पर एक उपकरण रखा गया, उसको बोला गया दोस्तों छोटा कंपास, मिनी कंपास। एक छोटा कंपास है दोस्तों, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये एक छोटा कंपास यहां रखा गया, ये छोटा कंपास यहां रखा गया है। छोटे कंपास के माध्यम से छोटे रेडियस, छोटे वृत्त, छोटे सर्किल का निर्माण हम कर सकते हैं, छोटे चाप खींचने के लिए। इसके एक दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करी गई, बिग कंपास, बड़ा कंपास का बड़े चाप वृत्त खींचने के लिए, टिप्पणी, दोनों प्रकार के कंपास की, पेंसिल का सिक्का, पेंसिल की सिक्का यानी लीड,
हम इसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ें, जो पेंसिल की जो लीड आती है डिब्बी में, विभिन्न मोटाई की पेंसिल की लीड आती है, 0.5 mm की भी लीड आती है, 0.7 mm की भी लीड आती है, 1 mm की भी लीड आती है। उस लीड को हम कंपास में लगाकर उसको पेनी करके, उसको शार्प करके, उसको एमरी पेपर पे घिस के हम उस पर सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको, देखो मैं एक गोला लगा रहा हूँ, यहाँ पर हम पेंसिल की लीड एक थंब स्क्रू के माध्यम से सेट कर देते हैं और हम रेडियस बनाने का, चाप बनाने का कार्य हम छोटे बड़े कंपास के माध्यम से कर सकते हैं। एक दो कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। समीर आनंद पाल जी हैं ऑनलाइन हमारे साथ। सर जी फिटर की क्लास क्यों बंद है? दोस्तों फिटर की क्लास बंद नहीं है, फिटर की क्लास बंद नहीं है। अभी हम टाइम टेबल सेट कर रखा है हमने। हम कल जो फिटर की क्लास करेंगे उसका, कल से जो फिटर की क्लास का जो टाइम है वो 7:30 रहेगा। आज को थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से ड्राइंग की क्लास लेट हो पाई, ड्राइंग की क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हो पाई। और कल से ड्राइंग की क्लास को जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा वो 6:30 6:30 बजे रहेगा, और 7:30 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30 का जो टाइम रहेगा वो फिटर थ्योरी की क्लास का टाइम रहेगा। ठीक है आनंद जी, अब हम आगे चलें दोस्तों। हम अभी उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसी हम बॉक्स के बारे में ही हम कुछ देखें कि जो हमारा जो तीसरा जो उस बॉक्स के अंदर जो कंपोनेंट है, वो जो कंपोनेंट है दोस्तों वो है यहाँ पर डिवाइडर। छोटा डिवाइडर वहां रखा हुआ है। छोटा डिवाइडर के माध्यम से हम छोटे जो रेखाएं हैं, जो छोटी रेखाओं को जो समद्विभाजन हमें करना है, या हमें लाइन का जो समद्विभाजन करना है, या लाइन पर हमें, या स्केल की मार्किंग को ड्राइंग शीट पर कहीं बार बार एक ही साइज को अंकित करना है, तो हम छोटे डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। बराबर भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वहां चौथा इंस्ट्रूमेंट जो उस बॉक्स में रखा हुआ है दोस्तों, वो है बिग डिवाइडर, बड़ा डिवाइडर। बड़ी रेखाओं को बराबर भाग में बांटने अथवा एक बड़ी माप को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हम बड़े डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट और देखा उस बॉक्स के अंदर, इंक बो या इंक पेन एक रखा होता है। एक छोटा एक पेन होता है, इंक वाला पेन होता है, शाही वाला पेन होता है, जहां हमें शीट पर पक्की रेखाएं खींचनी है। पेंसिल के अलावा जहां हमें शीट पर पक्की रेखाएं खींचनी है, वहां हम इंक पेन का प्रयोग करते हैं। परमानेंट लाइन भी तो खींचनी होगी, तो पेंसिल की जगह हम इंक पेन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों वहां पर एक बॉक्स के अंदर हमें एक कंपोनेंट और मिलेगा, कंपास इंक पेन। छोटी या बड़ी कंपास में लगाने हेतु इंक पेन होता है, जिसे कंपास में लगाकर छोटे या बड़े साइज के वृत्त हम बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, चाप काट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, छोटे जो स्क्रूज हैं, तो वो उस बॉक्स में हल्के से मेंटेनेंस के लिए भी रखे जाते हैं। दोस्तों ड्राइंग बॉक्स का फंडा हमें क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर एक हमने डायग्राम, एक डिवाइडर का डायग्राम आपके सामने रखा। इस डिवाइडर के डायग्राम में दोस्तों आपको इस डिवाइडर का यूज आपको एक क्लिप के माध्यम से समझ में आ रहा है कि डिवाइडर जो है, हमने यहाँ पर हमारे दो शार्प एज हैं। एक पेंसिल की नोक आपको दिखाई दे रही है, इस एज पर एक पेंसिल की नोक, और ये एक शार्प एज दिखाई दे रहा है। जो आपको येलो कलर का जो पॉइंट घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये सर्किल बनाने का कार्य आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आगे चलें। दोस्तों अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सरल है। आप छोटी क्लासों में इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम इस पर चर्चा करें। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोटेक्टर, चांदा। हम इसको हिंदी में इसको चांदा भी कहते हैं, और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो है इसका प्रोटेक्टर, चांदा। यह एक अर्धवृत्ताकार आकृति में ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लास्टिक या सेलुलाइट शीट से बनाया जाता है। दोस्तों याद रखें, अर्धचंद्राकार आकृति का होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बनाया जाता है, और या सेलुलाइट शीट का भी बनाया जाता है। दोस्तों ये नाम आप विशेष ध्यान रखें, पेपर में पूछ लिया जाता है। प्लास्टिक ना देके सेलुलाइट शीट लिख दे तो आपको समझ में आना चाहिए सेलुलाइट शीट होती है। एक कमेंट और आ रहा है, IPL 1.7 के नाम से जीरो एरर हो सकती है, बेवल होते हैं। बिल्कुल वही हमने बताया कि बिल्कुल जीरो एरर, हमें बिल्कुल कोई एरर नहीं मिले, इसलिए उसको बेवल बनाया जाता है। हम दोस्तों आगे चलें। इससे चाप पर एक सिरे से दूसरे से 0 से 100। दोस्तों हम इस ड्राइंग पर चर्चा करें तो दोस्तों यहां देखें आप, 0 से स्टार्ट है ना, यहाँ की जो डिग्री है 0 डिग्री से
चांद जो प्रोट्रैक्टर स्टार्ट है और हम इसको यदि क्लॉकवाइज चलें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 से लेके हम चलें नीचे तक तो ये दोस्तों 180 180 डिग्री तक यहाँ पर अंकन होता है। ये एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। यहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट होता है जहां से हम कोण की मार्किंग करते हैं। अब हमें दोस्तों इसके माध्यम से काम क्या करना होता है, यदि हमें किसी ड्राइंग में 20 डिग्री का कोण बनाना है तो हम उस सरल रेखा पर इस चांदे को लगाकर 20 डिग्री पर बिंदु लगाकर हम 20 डिग्री का कोण इस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। 20 डिग्री कोण बना, जितनी भी डिग्री का आपको है दोस्तों, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 डिग्री की शुद्धता में ही मार्किंग करेगा। 1 डिग्री की शुद्धता में ही जॉब पर कोण की मार्किंग करेगा, क्योंकि इसमें अंकन 1-1 डिग्री का है। अब दोस्तों यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड पे मार्किंग की होती है। अब हम इसको यहां से देखें तो यहां पर इसको 0 अंकित होगा और एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो यहां पर 180 डिग्री होगा। दोस्तों यहां पर चांदे की बात करें तो इसमें क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्री, 1 डिग्री की शुद्धता में ही मार्किंग करेगा, क्योंकि इस पे अंकन जो है 1-1 डिग्री का है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो भी डिग्री बढ़ रही है 1-1 के अंतराल में बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके चाप पे एक सिरे से दूसरे सिरे 0 से 180 डिग्री अंश पे अंकन होता है। अब हम दोस्तों इसकी और एक छोटी थ्योरी पे चर्चा करें। अंशों के चिन्हों का अंकन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में कर सकते हैं। जब अभी हमने आपको समझाया कि हमने आपको थ्योरी से भी समझाया और प्रैक्टिकली भी समझाया कि क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 डिग्री। अब हम दोस्तों बात करें कि इसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर 0 से 180 अंश के बीच में किसी भी कोण को बनाया जा सकता है। बट ध्यान रखें दोस्तों, 1 डिग्री के अंतराल में ही 1 डिग्री के अंतराल में ही हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखें आप, 1 डिग्री के अंतराल में ही इससे कोण की मार्किंग की जा सकती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। दोस्तों आपको चित्र देखते ही समझ में आ जाएगा कि ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स होते क्या हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले हम इसके इंस्ट्रूमेंट को देखें, और इंस्ट्रूमेंट देखने से पहले हम हमारी स्क्रीन को देखें तो एक कमेंट आया हुआ है। समीर आनंद पाल जी कहते हैं, सर जी ऐप पर जो समझाते हो वो भी सर जी आप जो समझाते हो वो सब यूनिक है। यू आर बेस्ट टीचर ऑफ द फिटर इन ऑल योर ट्यूब्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस एनके रेलवे साइको क्लासेस के ऐप पे जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद आपके साथ शेयर करने जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन इस वीडियो के पीछे हमारे चैनल की, हमारे एनके सर की जो प्लानिंग है, हम आपको पूरी गारंटी के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं इस चैनल के साथ कि हम पूरी गारंटी लेंगे कि आप हमसे जुड़ें। सिर्फ आप हमसे जुड़ें और तैयारी हम कराएंगे आपको। हम बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएंगे कि आपका सिलेक्शन हो। हम आपके साथ सिलेक्शन तक हैं, आप निश्चिंत रहें। आपका काम सिर्फ हमसे समय से पहले जुड़ना है। दोस्तों जब समय निकल जाएगा और आप हमसे लेट जुड़ेंगे तो दोस्तों जो क्वालिटी आप हमारे साथ अभी सीख पाएंगे वो लास्ट में हमें रेलवे बहुत कम समय देगा। रिजल्ट आने के बाद, CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद रेलवे टाइम नहीं देगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर पेपर करा देगा। इसीलिए हम अभी से ही एक्टिव हैं। हमने सबसे जो स्कोरिंग पार्ट है, फिटर थ्योरी की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी की बात करें दोस्तों, उसमें 35% ही स्कोरिंग चाहिए। वो तो आ जाएंगे हमारी मेहनत से, हमारी PPT से, हमारी नोट्स से, वो तो आप कभी भी गेन कर लोगे। लेकिन दोस्तों जो स्कोर आपको चाहिए वो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग में चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एक बात ही समझाना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा जो मेहनत अभी करनी है वो पार्ट ए पे करें। थ्योरी तो हम हैं आपके लिए। हमको यदि 15 दिन का भी समय दिया ना दोस्तों, हम 15 दिन के अंदर आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप 80% तक अंक ले आएंगे। 100% की गारंटी नहीं कहते, 35% तो आएंगे। सिलेक्शन तो आपका उस क्वालिफाई तो आप करोगे तो डेफिनेट। हमारे लास्ट प्रीवियस 2018 के बैच में भी आप देखें, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो क्वालिफाई नहीं कर पाया। कुछ और कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी थोड़ा कमेंट ही पढ़ देता हूं। बंटी कुमार जी, PDF कहाँ मिलेगी सर? दोस्तों बंटी जी, मैं आपको ये बात कहूँ कि ऐप के माध्यम से आप जुड़े। हमारे जो ऐप से आप कोर्स यदि परचेज करते हैं तो आपको अभी हमने YouTube पे भी फ्री कर रखा है, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएँ।
तो आपको यदि हमारे नोट्स और रेगुलर वीडियोस यदि आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ें, हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और उसको देखें कि हमारे ऐप में क्या है, क्या मटेरियल है। तो बंटी जी, मैंने आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर करी। अब हम दोस्तों आगे चलें। तो दोस्तों हम अभी चर्चा कर रहे थे टेम्पलेट्स के माध्यम से, सॉरी ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स के माध्यम से। चित्र देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्या है दोस्तों, ये एक प्लास्टिक के फर्मे हैं। ये क्या है दोस्तों, एक निश्चित साइज के प्लास्टिक के फर्मे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कभी कभी क्या होता है दोस्तों, काम इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा वर्क होता है कि हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करके हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, हम फर्मे का यूज करते हैं। जैसे एक हलवाई को देखा होगा, एक जिस हलवाई के पास भीड़ नहीं होती तो आसानी से धीरे धीरे समोसे हाथ से बनाता रहता है, या एक ऐसा हलवाई है जिसके पास इतनी जबरदस्त भीड़ है तो वो उसने समोसे बनाने का सांचा बना लिया। उस समोसे के सांचे में सीधा आपका एक डो रखता है और फिलिंग मटेरियल रखता है और उस सांचे को बंद कर देता है, तुरंत वो आपका समोसा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये एक टेम्पलेट है, फर्मा है। इस फर्मे से हम जल्दी से जल्दी जो ड्राइंग के जो शेप्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं निश्चित साइज में। तो इन टेम्पलेट्स का यूज यही है दोस्तों। तो सभी टेम्पलेट्स में अलग अलग काम है। यदि आपको इलिप्स सर्किल बनाने हैं तो आप इस टेम्पलेट का यूज करेंगे जो आपके सामने है। दोस्तों मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ये देखो। यदि आपको इलिप्स या सर्किल बनाने हैं तो आप इस प्रकार के टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे। आपको स्क्वायर बनाने हैं तो आप इस प्रकार के टेम्पलेट का यूज करेंगे। यदि आपको ट्रायंगल्स या आपको कोई वर्ड्स लिखने हैं, आपको ड्राइंग में कोई एरो बनाने हैं, बहुत सारे बच्चों से एरो नहीं बनते, तो एरो बनाने के लिए टेम्पलेट्स हैं। हर रेशो के 1:3, 2:6 हर रेशो के टेम्पलेट्स हैं। आपको पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन बनाने हैं तो वो भी आपको इस टेम्पलेट में मिल जाएंगे। आपको ट्रायंगल, राउंड सर्किल, आपको स्क्वायर, आपको एरोज। तो दोस्तों ये जो मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि टेम्पलेट्स जो है शीघ्रता से कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किए बिना टेम्पलेट्स काम में लाए जाते हैं। जहां आपको जल्दी से जल्दी शीट बनानी है वहां ये टेम्पलेट लाए जाते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलें, इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि मेरी बोली हुई बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी कुछ समय, जैसे समय बीतेगा तो जो मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि दोस्तों लिसनिंग जो कैपेसिटी है, आपकी जो सुनने की जो क्षमता है, वो कुछ समय तक ही हो। आपने जो आज सुना 100% सुना, आप कल यदि उसको देखें तो वो 50% ही आपके याद रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वो परसेंटेज कम होती जाएगी। तो याददाश्त बनी रहे उसके लिए आपको जो नोट्स आपके सामने जो पीपीटी है, इस पे जो लिखाई है, जो उस पे मैटर लिखा हुआ है, ये आपको हमेशा याद रखेंगी। मेरी बातें तो क्या है दोस्तों, एक निश्चित समय पे हल्की होती चले जाएंगी। परसेंटेज याद रखने का, आपका याद रखने का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। ये सभी की हैबिट है, किसी की परसेंटेज याद रखने की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। 100% किसी की नहीं होती। 100% मुझे सुना और कल या परसों 2 दिन तक 100% आपको याद रहे, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं होता है। दोस्तों हम इसकी थ्योरी की चर्चा करें तो विभिन्न माप के वृत्त, षटभुज आदि अनेक आकृति बनाने के लिए प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का उपयोग इसमें करते हैं। इसकी सहायता से वृत्त, षटभुज आदि आकृति सुगमता से अल्प समय में, कम समय में बनाई जा सकती है। दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कम समय में यदि कोई आकृतियों का निर्माण करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेम्पलेट्स का सहारा लेंगे। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सर्किल, शीघ्रता से सर्किल बनाना है, शीघ्रता से सर्किल बनाना है या ज्यादा मात्रा में सर्किल्स बनाने हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स का ऑप्शन चुनना पड़ेगा, नहीं कि कंपास का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। प्रत्येक आकृति की एमएम में माप उसके सामने अंकित होती है। दोस्तों खास बात और कि जिस साइज का आपको इलिप्स बनाना है, जिस साइज का आपको सर्किल बनाना है, या आपको जिस साइज का ट्रायंगल बनाना है या उसका साइज भी सामने उस टेम्पलेट पर छपा होगा, ताकि नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी उसको पढ़ के काम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का टॉपिक क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रेंच कर्व्स की। दोस्तों अभी हमने जो ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज आपके सामने लेके आए थे, वहां भी हमने फ्रेंच कर्व के बारे में चर्चा करी, वहां भी हमने आपको फ्रेंच कर्व के डिजाइन्स दिखाए। दोस्तों यहां फिर आपको टेम्पलेट्स के, इसी फ्रेंच कर्व्स के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये फ्रेंच कर्व का एक सेट होता है जो 10 के सेट में मिलता है। छोटे से लेके बड़े साइज के फ्रेंच कर्व्स होते हैं, 10 के सेट में मिलते हैं। 1 नंबर का छोटा होता है, 10 नंबर का बड़ा होता है। डिफरेंट साइज के रेडियस का निर्माण करने के लिए, जॉब पर डिफरेंट साइज के रेडियस का निर्माण करने के लिए दोस्तों देखो, ये देखें बहुत सारे रेडियस हैं, छोटे रेडियस, बड़े रेडियस,
शार्प एज रेडियस का निर्माण करने के लिए हम ये ड्राफ्टिंग, इसका क्या नाम है, फ्रेंच कर्व्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो मटेरियल है ये वही सेलुलोज शीट है, प्लास्टिक है, अच्छी ग्रेड की प्लास्टिक होती है, इसमें बैंड नहीं आता, ये नहीं मुड़ते। इसके भी एजेस दोस्तों हल्के से शार्प होते हैं, एक तरह एक साइड से बेवल्ड होते हैं, नीचे से बिल्कुल समतल होते हैं, सेट स्क्वायर की तरह ही समतल होते हैं। दोस्तों एक कमेंट और आ रहा है, मैं एक कमेंट और पढ़ लेता हूं आपके सामने। दोस्तों कमेंट है समीर आनंद पाल जी, गुरुजी मैं आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कोर्स लेना चाहता हूं, ऐप पर टेक्निकल शो कर रहा है, नॉन टेक्निकल शो नहीं हो रहा। तो भाई आप ऐसा करें, जो अभी हमारा जो एक कॉलिंग नंबर है और एक व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से फोन करके आप अपनी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं कि क्या आपको ऐप में जो परचेज करने चाह रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी वीडियो के लास्ट में एक नंबर आपके सामने शो होगा, वहां से आप कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं, ताकि आपको सरलता से हम जवाब दे सकें, आपको क्या परचेज करना है वो आप आसानी से परचेज कर पाए। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। इसकी थ्योरी के बारे में हम चर्चा करें तो दोस्तों ये कहते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की बात है, ये पारदर्शी प्लास्टिक या सेलुलाइट शीट का विशेष आकृति वाले ड्राफ्टिंग उपकरण फ्रेंच कर्व कहलाते हैं। ये प्राय 10 के सेट में मिलते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। ये कितने के सेट में मिलते हैं दोस्तों, ये 10 के सेट में मिलते हैं, और इनके द्वारा अनियमित इररेगुलर साइज की आकृति वक्र सरलता से खींचे जा सकते हैं। ऐसी वक्र, ऐसी रेडियस जो किसी भी कंपास से नहीं खींचे जा सकते, वो फ्रेंच कर्व के माध्यम से खींचे जा सकते हैं। हम दोस्तों आगे चलें। दोस्तों यहां पर एक स्केल के बारे में, स्केल आपका मेजरिंग आपका इंस्ट्रूमेंट है जी। यहाँ पे आपको एक स्केल का डायग्राम दिखाया गया, जो कि 6 इंची यानी 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है। ड्राइंग शीट पर माप को अंकित करने के लिए, माप को चेक करने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए हम यहाँ पर स्टील रूल का या प्लास्टिक रूल का या वुडन रूल का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के मटेरियल हो सकते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सरल रेखाएं खींचने की, नाप लेने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये स्केल कहलाता है। अब दोस्तों हम इसके बारे में और एक चर्चा करें। हाँ दोस्तों, ये मटेरियल के बारे में पूछा जाता है कि ड्राइंग में किस प्रकार के स्टील रूल, किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लकड़ी, प्लास्टिक या हार्डबोर्ड यदि लकड़ी या स्टील के भी स्टील रूल का प्रयोग कर सकते हैं, रूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये सामान्यतः 30 सेंटीमीटर 12 इंची तक के साइज में मिलते हैं। हम ज्यादा बड़ा स्टील रूल 60 सेंटीमीटर वाला ड्राइंग में काम में नहीं लेते, हम या तो 15 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर का स्टील रूल काम में लेते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे चलें तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक, जिसपे मुझे थोड़ा सा समय चाहिएगा आपको समझाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कुछ अनछुई, आपने अनरीड कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। बहुत सारी किताबों में पेंसिल की ग्रेड को का जो वर्णन है अलग अलग किया गया। कठोर ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड को मिला के किसी ने 18+1 19 की कैटेगरी दी, और किसी राइटर ने 16+1 17 ग्रेड की पेंसिल की जो 16+1 का ब्यौरा दिया। मैं दोनों ही आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं दोनों चीज आपके सामने रख देता हूं। कुछ किताबें कहती है दोस्तों 18+1 यानी 19 ग्रेड की पेंसिल मिलती है, और कुछ किताबें कहती है दोस्तों 16+1 17 ग्रेड की पेंसिल मिलती है। एक तो समझ में आ गया, सभी का एफ है। अब ये 16 और 18 में दोस्तों 2 ग्रेड का फर्क है। 2 ग्रेड दोस्तों कहां फर्क आया वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं दोस्तों। जो ग्रेड है वो 9H से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और 9H से स्टार्ट होकर 7H तक, यदि किसी किताब में 7B, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, 7B तक आ रही है तो दोस्तों ये 16 ग्रेड को डिफाइन करता है। और 9S से लेके दोस्तों ये यदि 9B तक आती है तो ये 18 ग्रेड हो जाती हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग ग्रेड है, लेकिन यदि हम बात करें एक्चुअल की तो दोस्तों मार्केट में 9B की पेंसिल भी मिल जाती है। तो हम ज्यादा इस टॉपिक को टिपिकल नहीं बनाए, हमने दोनों चीज ही आपके सामने रखी। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में दोस्तों 16+1 ही है। मार्केट में जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, ड्राइंग के सिलेबस में जो पेंसिल का जो ब्यौरा है 16+1 17 ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया गया। क्लियर किया दोस्तों, ये आपका फंडा क्लियर हुआ।
ड्राइंग कार्य में विभिन्न ग्रेड की नरम, मध्यम और कठोर पेंसिल का उपयोग किया जाता है। कुछ पेंसिल कठोर होती हैं, कुछ पेंसिल नरम होती है, उनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहां हमने एक चार्ट आपके सामने रखा। इस चार्ट में दोस्तों आपको पता लग रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ 9H आपके सामने है, यहाँ 9H आपके सामने है। ये बिल्कुल हार्ड ग्रेड की पेंसिल है दोस्तों, चलने में बहुत ही हल्की चलेगी, पेंसिल की नोक पतली होगी, पेंसिल की नोक पतली होगी, बहुत हल्की चलेगी दोस्तों। यदि मैं इसकी लाइन बनाने की कोशिश करूं तो बहुत पतली लाइन यहाँ आएगी, देखो दोस्तों बहुत हल्की लाइन आएगी। और यदि दोस्तों मैं इस कैटेगरी को थोड़ा सा और लेके जाऊं तो ये दोस्तों आपके सामने देखें, ये 7B है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी। इसकी लीड, इसका जो सिक्का है बहुत मोटा मिलेगा और बहुत सॉफ्ट होगा। आप हाथ से ही मसलना चाहेंगे तो ये मोम की तरह आप इसको मोम से थोड़ा सा हार्ड रूप में इसको मसल पाएंगे, इसको तोड़ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ग्रेड के बारे में आपको समझ में आ गया। 9S से स्टार्ट होती है। मैं इस ग्रेड पर एक मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। 9H देखिए दोस्तों, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, ये दोस्तों स्पेशल ग्रेड है F। 16+1, एक जो है ना दोस्तों ये स्पेशल है। HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। दोस्तों इन सारी ग्रेड्स को हम देखें तो 16+1 = 17 ग्रेड की पेंसिल मार्केट में उपलब्ध होती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 16+1 17। तो दोस्तों एक जो ग्रेड है वो F ग्रेड है। अब हम दोस्तों इसकी और थोड़ी सी और चर्चा करें, इसकी थ्योरी पे चर्चा करें तो पेंसिल को शार्प जो नोकदार बनाने के लिए आवश्यक होगा, हम एमरी पेपर, सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बार बार हम पेंसिल को शार्पनर से नहीं छीलते, एक बार हम पेंसिल को शार्पनर से छील लेते हैं और उसकी नोक जब तक घिस नहीं जाए उसको शार्प बनाने के लिए हम दोस्तों एमरी पेपर, सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं। हम बारीक ग्रेड के सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं, बारीक नंबर के सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं, उसकी नोक को बिल्कुल शार्प बना लेते हैं। पेंसिल की ग्रेड जो है 9S से स्टार्ट होती तो दोस्तों ये कैटेगरी दी गई, तो यो हल्की और महीन के लिए 4S तक कैटेगरी में हम इसको शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात करें कि मीडियम जो ग्रेड है, दोस्तों यहाँ देखो कैटेगरी बनाएगी, 3 कैटेगरी हैं। हार्ड ग्रेड की बात करें तो हार्ड ग्रेड कैटेगरी कहाँ से स्टार्ट करी है दोस्तों? हार्ड ग्रेड कैटेगरी 9S से स्टार्ट करी है, 4H तक जा रही है। और मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल्स हैं दोस्तों वो 3S से स्टार्ट करके B तक जा रही हैं। और जो सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल है दोस्तों 2B से स्टार्ट होके 7B तक जा रही हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि हार्ड ग्रेड की पेंसिल कितनी श्रेणी तक है और जो लो ग्रेड की, जो मीडियम ग्रेड की पेंसिल है वो कहां तक है और सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कहां तक है। अब दोस्तों हम बात करें, एक इमेज और आपके सामने लेके आए दोस्तों ताकि आपका ये पेंसिल वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो। दोस्तों यहां हम बिल्कुल प्रॉपर देखें तो हमने यहां पर एक बिल्कुल सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग आपके सामने किया जो बिल्कुल ब्लैकनेस, डार्कनेस के रूप में है, और ये 9H की पेंसिल का उपयोग किया। तो मार्केट में इतनी ग्रेड की पेंसिल है, ड्राइंग में इतनी सभी पेंसिल्स का उपयोग अलग अलग होता है। जब हम आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे, जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब हम विमांकन पढ़ेंगे या लाइंस पढ़ेंगे या एरो पढ़ेंगे तो हमको आपको बताएंगे कि किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब हम दोस्तों इसी सीरीज में आगे चलें। यहां सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि HB जो हम जनरली पेंसिल काम में लेते थे, स्कूल टाइम में जो पेंसिल काम में लेते तो HB की काम में लेते थे दोस्तों। H का मतलब हार्ड और B का मतलब बॉन्ड। दोनों का जो हार्ड और बॉन्ड में ग्रेफाइट और क्ले का जो रेशो है वो मिलाकर हम पेंसिल की लीड का निर्माण करते हैं। उस पेंसिल की लीड में जितनी ग्रेफाइट ज्यादा होगी वो नरम होगी और जितनी ग्रेफाइट कम होगी तो उसके अनुसार जो क्ले है वो ज्यादा होगी तो वो पेंसिल उतनी ही हार्ड हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करें एक विशेष टॉपिक पे, तो हम आप बात करें दोस्तों ग्रेफाइट जो पेंसिल की जो लीड है हमारे मौसम के अनुसार बदल जाती है। यदि मौसम में नमी है या मौसम शुष्क है, दो प्रकार का मौसम है। एक मौसम नमी वाला मौसम है कि वातावरण में नमी है, मॉइस्चर है, और एक मौसम है दोस्तों ड्राई मौसम है। हम दोनों में यदि हम पेंसिल की ग्रेड देखें तो यदि हमारी क्वालिटी, यदि हमारा जो एफिशिएंसी है 2H की पेंसिल से काम करने की है, यदि हमारी एफिशिएंसी 2H की पेंसिल से काम करने की है और मौसम यदि नरम है तो जो ग्रेफाइट जो है वो पानी से क्रिया करके
वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप जब 2H की पेंसिल से काम करेंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नरम हो जाएगी, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो H की आएगी, सॉफ्ट की परफॉर्मेंस आएगी। अब दोस्तों हम बात करें हीट की, तो गर्मी की बात करें तो जैसे यदि मौसम गर्म है, मौसम में यदि टेम्परेचर गर्म है तो जो पेंसिल की जो ग्रेफाइट है वो टेम्परेचर पाकर उसकी लीड हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। 2H की पेंसिल का काम करेंगे लेकिन परफॉर्मेंस वो H की पेंसिल का देगा। तो दोस्तों मौसम के अनुसार हम हमारी पेंसिल की ग्रेड का चुनाव आसानी से कर सकें, इसलिए हमें इस टॉपिक का पता होना चाहिए कि यदि मौसम नरम है तो हमें एक कम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करना है, और मौसम यदि गर्म है, मौसम में यदि नमी नहीं है, मौसम यदि गर्म है तो हमें एक ग्रेड बढ़ाकर हमारी पेंसिल का चुनाव करना है। जनरली ये H और 2H की पेंसिल पे ज्यादा वर्क होता है, वहीं ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब हम दोस्तों आगे चलें। दोस्तों अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सरल इंस्ट्रूमेंट है, रबर इरेजर, जो ड्राइंग शीट पर गलत रेखाओं को मिटाने के लिए या एक्स्ट्रा रेखाओं को मिलाने के लिए हम इस इरेजर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक बढ़िया क्वालिटी का इरेजर का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो ब्लैकनेस नहीं छोड़े, हमारी एक्स्ट्रा जो पेंसिल वर्क है उसको साफ कर दे। अब हम दोस्तों आगे अगले इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करें। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट आपके ड्राइंग शीट की एसेसरीज में आता है, सामग्री के अंदर। अब दोस्तों अब हम सामग्री की चर्चा करेंगे कि ड्राइंग शीट की सामग्री क्या है। इंस्ट्रूमेंट तो हम पढ़ चुके, अब हम सामग्री की बात करें तो दोस्तों हमारे पास जो ड्राइंग शीट का जो सबसे बड़ा साइज है वो होता है दोस्तों A0। क्या होता है दोस्तों? A0। और उससे छोटा है दोस्तों A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5, A6, A7, A8 तक की शीट्स हमारे पास उपलब्ध होती हैं। अब दोस्तों इसको हम क्लियर कैसे करें, आपको समझाएं कैसे, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक आपके साथ लेके आए दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास A0 साइज की शीट है जिसका साइज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो दे रहा है दोस्तों 1189 गुणा 841। यदि हम इस शीट को फोल्ड कर दें, आधा आधा फोल्ड कर दें, तो ये शीट दो पार्ट में बन जाएगी। जो पार्ट होगा वो A1 होगा। अब हम A1 पार्ट को ही दो पार्ट में मोड़ दें तो वो A2 हो जाएगा। A2 पार्ट को भी दो पार्ट में मोड़ दें तो वो A3 हो जाएगा। यानी हम यदि शीट को फोल्ड करते रहे, इक्वल समान मात्रा में फोल्ड करते रहे, तो A0 A1 से लेके चलती चलती A8 तक आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आई या मैं दोबारा आपको समझाऊं? मैं एक बार फिर आपको इस टॉपिक को क्लियर करूं। A0 साइज की जो ड्राइंग शीट है, यदि आप इसको फोल्ड कर देंगे, आधा आधा कर देंगे या इसको कैंची से काट देंगे, तो दोस्तों ये दो शीट बन जाए। A0 जो है दो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, A1 और ये A1। और A1 को यदि आप फोल्ड कर दोगे तो A2 बन जाएगी, A2 को फोल्ड कर दोगे तो A3 बन जाएगी, A3 को फोल्ड कर दोगे तो A4 बन जाएगी। इस प्रकार से हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करते करते जाएंगे तो उसका साइज छोटा होता चला जाएगा, और यही हमारी ड्राइंग शीट का साइज है। आपके सामने ड्राइंग शीट के किस प्रकार से हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं, एक बड़ी शीट से, A0 शीट से A4 की शीट, A3 की शीट कैसे तैयार कर सकते हैं, वो आपके सामने हमने इस शीट के माध्यम से समझाया। अब हम दोस्तों आगे चलें। दोस्तों यहां पर एक सहायक सामग्री के रूप में हम दो चीजों को प्रयोग में लेते हैं दोस्तों, ट्रेसिंग पेपर और ट्रेसिंग क्लोथ। दोस्तों दो अलग अलग चीजें। ट्रेसिंग पेपर एक पारदर्शी तो नहीं कह सकते, एक मध्यम पारदर्शी एक कागज होता है जिसके नीचे दोस्तों हम हाथ रखें या कोई भी ड्राइंग रखें तो हमें उसके ऊपर ड्राइंग, हमें उस शीट के ऊपर से ड्राइंग दिखाई देगी, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर दिखाई देगी। दोस्तों ट्रेसिंग जो पेपर है ट्रेस करने का काम करता है। नीचे बनी हुई ड्राइंग को ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने यहाँ एक चित्र ड्राइंग ट्रेसिंग पेपर का आपके सामने लेके आए। ट्रेसिंग पेपर के अंदर यदि हम देखें तो आपको हाथ की परछाई आपको नीचे दिखाई दे रही है दोस्तों, हाथ की परछाई आपको दिखाई दे रही है, हाथ ही दिखाई दे रहा है। तो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा शीट बनाना बहुत सरल है। एक बनी हुई ड्राइंग को ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से उकेर कर हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी थ्योरी हम पढ़ें। ट्रेसिंग पेपर एक विशेष प्रकार का अल्प पारदर्शी, मीडियम पारदर्शी कागज होता है और इसी प्रकार का एक कपड़ा भी होता है। यह पेंसिल या स्याही से बनाई गई आकृतियों को ड्राइंग शीट की अपेक्षा अधिक वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों जो ट्रेसिंग पेपर है साधारण पेपर से क्वालिटी अच्छी रखता है। हम इस पे पेंसिल के द्वारा या इंक के माध्यम से, स्याही के माध्यम से जो ड्राइंग बनाते हैं ये लंबे समय तक ड्राइंगें बनी रहती हैं। हमारा कागज तो कुछ समय बाद पीला हो जाएगा, येलो पड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन जो कपड़ा है वो लंबे समय तक बना रहेगा। शहर की जो ड्राइंग है, बड़े बड़े
जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की जो ड्राइंग है, यदि किसी सिटी का ड्राइंग बनानी हो तो वो कपड़े पे ही बनाई जाएगी दोस्तों। यदि आप आर्किटेक्ट विभाग में जाके देखें तो पेपर पे ड्राइंग ना, बड़ी ड्राइंगों को पेपर पे न बनाकर ये ट्रेसिंग क्लॉथ पर बनाई जाती हैं, ताकि वो लंबे समय तक उनको वो जो शीट बनी, वो जो ड्राइंग है बनी रहे। इनका उपयोग विभिन्न सेट तैयार कर ड्राइंग्स की अनुकूल नकल तैयार करने के लिए, अनेक वर्षों तक उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ट्रेसिंग क्लॉथ बहुत ही महीन कपड़ा होता है जिसपे मसाला चढ़ाकर, एक केमिकल लगाकर उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जाता है, लंबे समय तक उसको बनाए रखा जाता है। यह पेंसिल तथा स्याही से बनाई गई आकृतियों को ड्राइंग शीट की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक बना के रखता है। दोस्तों एक डायग्राम हम आपको दिखाना चाहते हैं ट्रेसिंग पेपर ड्राइंग क्लॉथ का। देखें दोस्तों, इसको हम जूम करके आपको दिखाएं तो यहां पर दोस्तों देखो, हमारे पास नीचे एक बेस डायग्राम था। उस बेस डायग्राम पे हमने देखो ट्रेसिंग करके एक शहर का नक्शा उकेर रखा है, एक बिल्डिंग का नक्शा उकेर रखा है, ताकि वो लंबे समय तक वो ड्राइंग शीट आपके, वो जो ड्राइंग है वो बनी रहे। तो ट्रेसिंग पेपर और ट्रेसिंग क्लॉथ के माध्यम से हम किसी भी ड्राइंग को लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं, लंबे समय तक उसको बनाए रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है कि बनाई गई ड्राइंग को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों या तो ऑप्शन में आपको ट्रेसिंग के नाम है ट्रेसिंग पेपर मिलेगा, या ऑप्शन में आपको ट्रेसिंग क्लॉथ मिलेगा। दोस्तों हम आगे चर्चा करें। आगे दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट तो हमारे फिनिश हुए, हम जो नेक्स्ट सामग्री है वो ड्राइंग पिंस और सेलो टेप है। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने का काम ड्राइंग पिंस, सेलो टेप या एब्रो टेप करती हैं। हमने डायग्राम के माध्यम से आपको ड्राइंग पिंस का डायग्राम दिखाया कि इस प्रकार की ड्राइंग पिंस होती है जो थंब प्रेस होती हैं, अंगूठे के माध्यम से दबाकर हम उसको प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक सेलो टेप है, एब्रो टेप होती है जो ड्राइंग शीट को बोर्ड के साथ स्थिर कर देती है। दोस्तों हम आगे चलें, हम इसकी थ्योरी की बात करें। दोनों सामग्री का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से जड़ने का काम, रोकने का काम करती हैं। आजकल सेलो टेप के उपयोग को वरीयता दी जाती है क्योंकि इसके प्रयोग से ड्राइंग बोर्ड में अनावश्यक छेद नहीं बनते। एब्रो टेप और सेलो टेप को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं ताकि ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग पिन के माध्यम से वहां छेद नहीं बने। अब दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, सैंड पेपर और शार्पनर। दोस्तों पेंसिल की नोक को बराबर शार्प बनाए रखने के लिए एक सामग्री का उपयोग किया जाता है जिसे सैंड पेपर, एमरी पेपर भी कहते हैं। एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे अब्रेसिव कणों को बॉन्ड के माध्यम से चिपकाकर आपका सैंड पेपर या एमरी क्लॉथ बनाया जाता है। एमरी पेपर जो है, सैंड पेपर जो है नंबर में मिलते हैं। 1 नंबर का जो सैंड पेपर होगा उस पे दाने मोटे होंगे और 600 नंबर का जो सैंड पेपर होगा उस पे दाने बारीक मिलेंगे। ड्राइंग में दोस्तों पेंसिल को शार्प करने के लिए हम लगभग 300 नंबर की ग्रेड के सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं, बारीक ग्रेड के सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं ताकि पेंसिल की नोक लंबे समय तक बनी रहे। अब हम दोस्तों इसकी थ्योरी की बात करें। इसका उपयोग पेंसिल की लीड को, नोक को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सैंड पेपर का उपयोग पेंसिल की नोक को बार बार शार्पनर से छीलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छे से उसको हम शार्प कर सकते हैं सैंड पेपर के माध्यम से। दोस्तों अब एक इंस्ट्रूमेंट ना के एक सामग्री का उपयोग है दोस्तों, यहाँ पर ये कहा गया ड्राइंग इंक। दोस्तों ड्राइंग शीट पर कुछ मापों को परमानेंट छापने के लिए, परमानेंट दिखाने के लिए, परमानेंट करने के लिए हम ड्राइंग इंक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ड्राइंग पेन के नाम में इंक पेन्स आते हैं, उन पेन्स में ये अलग अलग कलर की इंक आती है। जिस प्रकार की ड्राइंग में आपको जिस प्रकार का रंग भरना है उसी प्रकार के इंक का प्रयोग करके हम हमारी दी गई ड्राइंग को परमानेंट इंक से कलर फिल्ड कर सकते हैं। तो ड्राइंग में इंक का बहुत अच्छा रोल है। बढ़िया ब्रांड की इंक का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो इंक लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रखे और कागज पर फैले नहीं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने CBT 2 का जो CBT 2 में होने वाले जो ड्राइंग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर था इंस्ट्रूमेंट, आज उसको कंप्लीट किया। दोस्तों ये वीडियो, ऐसी वीडियो आगे भी रहेंगी। तो दोस्तों इसके लिए आप ALP CBT 2 की हमारे जो फ्री नोट्स की जो PDF है और ऑनलाइन क्लास के लिए दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे NK रेलवे साइको क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करें ताकि आप हमसे रेगुलर जुड़ पाएँ और हमसे रेगुलर क्लासें अटेंड कर पाएँ और नोट्स और PDF आप प्राप्त कर पाएँ दोस्तों। तो इसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर से
आप गूगल प्ले स्टोर से NK रेलवे साइको ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों ये हमारा एक व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या रेलवे CBT 2 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बने रहेंगे। थैंक यू।